Welcome friends and students. This is Mahendra Guru, the official YouTube channel of mahendraguru.com, and you are watching our latest and exclusive IES session which means improve your exam speed. जी हाँ, जितने भी व्यूअर्स ये हमारा वीडियो देख पा रहे हैं, जो हमारे सेशन में हमें देख पा रहे हैं, उनको हम ये बता दें कि आज हम IES मींस इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड के तीसरे सेशन के साथ यानी डे 3 के साथ आज आपसे हम जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम प्योर बैंकिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं और तेजी से अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेगा, यानी आपको इंप्रूवमेशन के तौर पर आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, तो हमने प्रीवियस अगर हम दो सेशन की बात करें तो प्रीवियस दो सेशंस में हमने उन जीए के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था, करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो हाल ही के आईबीपीएस क्लर्क और पीओ एग्जाम्स में पूछे गए थे। लेकिन आज के सेशन में जो कि डे 3 सेशन है, आज हम यहाँ पर प्योर बैंकिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल भी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, अदर सब्जेक्ट के वीडियोस और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मैसेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड आपके स्मार्टफोन पर होती रहे। तो चलिए ज्यादा समय बढ़ाते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे लाइव सेशन को, जिसका नाम है इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और आज बढ़ते हैं सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है। तो इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड डे 3 प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर 1602 वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जी हाँ, हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 यानी 1602 में स्थापित किया गया था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के जो हिस्ट्री फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं, इस प्रश्न के जो विकल्प हैं, ये रहे आपके सामने। पहला जो विकल्प आपके सामने है वो ये है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, सेकेंड वन इज स्टॉकहोम स्वीडन, थर्ड वन इज डबलिन यानी आयरलैंड, एंड फोर्थ वन इज कोपेनहेगन डेनमार्क, एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। व्यूअर्स, हम अगर इस प्रश्न की बात करें, एक हिस्ट्री के फैक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो एग्जाम्स में इस तरह के हिस्ट्री फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और यह उसी फैक्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो जितने व्यूअर्स ये देख रहे हैं, जल्दी से अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आपको क्या लगता है इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो जी हाँ, ज्यादा समय हम ना बढ़ाते हुए आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है और प्रश्न का जो आंसर आपके मन में आ रहा है उसको देखते जल्दी से देखते हैं आखिर इस प्रश्न का सही आंसर यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो जितने भी व्यूअर्स ने ये सोचा है कि अगर इसका आंसर एम्स्टर्डम नीदरलैंड है तो वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्टैब्लिश किया गया था। अगर किसी व्यूअर के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि आखिर यही ऑप्शन क्यों सही है, यानी यह आंसर क्यों सही है, तो उसके लिए हमारा एक एक्सप्लेनेशन हम आपको देना चाहेंगे। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में यह सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था, जो कि दुनिया का पहला फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था इन एम्स्टर्डम मार्च 20 1602। जी हाँ, मार्च 1602 में इस स्टॉक एक्सचेंज को एम्स्टर्डम नीदरलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो आई थिंक आपका जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पेपर करेंसीज ऑफ आवर कंट्री आर इश्यूड बाय आरबीआई अंडर। हिंदी में प्रश्न का अर्थ कुछ इस प्रकार है, हमारे देश की कागजी मुद्रा आरबीआई द्वारा के अंतर्गत जारी की जाती है, और इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेकंड ऑप्शन इज सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, थर्ड ऑप्शन इज सेक्शन 28 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेक्शन 29 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश में जो आरबीआई है, हम सभी जानते हैं, वह हमारे देश से मुद्रा को जारी करना, मनी की सप्लाई करना, मनी को इश्यू करना देश के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक का काम होता है, जो हमारे आरबीआई निभाता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आरबीआई 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके किस सेक्शन के तहत वह हमारे देश में मनी को इश्यू करता है, यानी मुद्रा को जारी करता है। जी हाँ, तो आप प्रश्न का मतलब समझ ही गए होंगे, प्रश्न का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्स में आरबीआई से जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं।
जी हाँ, तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जितने भी व्यूअर्स को इसका आंसर मालूम है वो अपने मन में सोच चुके होंगे, और जिनको नहीं मालूम है उनको हम बता दें, इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934। जी हाँ, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में करेंसी को जारी करता है, जो कि आप यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी देख रहे होंगे। सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 मेक्स प्रोवाइडेड दैट आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। जी हाँ, जितने भी डिनोमिनेशंस के नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं वह सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा जारी किए जाते हैं। Thus, RBI is responsible for the design, production and overall management of the nation's currency। जी हाँ, इसके साथ ही साथ यह भी आरबीआई की जिम्मेदारी है कि नोट का डिजाइन क्या होना चाहिए, उत्पादन का क्या स्तर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरा प्रबंधन है, वह भी आरबीआई देखता है हमारे देश की करेंसी के लिए। तो जी हाँ, तो हमने ये देखा कि एक्सप्लेनेशन के बारे में डिटेल भी जानी कि आखिर यह ऑप्शन सही क्यों था। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह ऑप्शन इस वजह से सही था बिकॉज आरबीआई एक्ट 22 के तहत ये सारी चीजें प्रोवाइडेड की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दो प्रश्न देखे जो कि आरबीआई से जुड़े हुए थे और एक हिस्ट्री फैक्ट से जुड़े हुए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अगले प्रश्न की बात करें जो हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वह कुछ इस प्रकार है कि बैंक एश्योरेंस, नाम तो सुना ही होगा, बैंक एश्योरेंस कैन बी सोल्ड टू। जी हां, हिंदी में प्रश्न की बात करें तो बैंक एश्योरेंस का विक्रय किया जा सकता है। बैंक एश्योरेंस वर्ड आपने कई बार सुना होगा और उसके ऑप्शंस आपके सामने भी उपस्थित हो चुके हैं। इस प्रश्न से जुड़े विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ऑल बैंक्स। जी हां, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि सभी बीमा कंपनियां। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, सभी इंश्योरेंस एजेंट की बात की जा रही है, इंश्योरेंस एजेंट। चौथे ऑप्शन की बात करें, चौथे विकल्प की बात करें, ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव बैंक कस्टमर, यानी कि सभी मौजूदा और सभी भावी ग्राहकों के बारे में। और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगर बात की जाए बैंक एश्योरेंस की, तो बैंक एश्योरेंस जुड़े हुए काफी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो बैंक एश्योरेंस किसको बेचा जा सकता है, बैंक एश्योरेंस का विक्रय किया जा सकता है, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? जितने भी व्यूअर्स अगर सोचते हैं कि ऑप्शन 4 सही है तो वो भी सही है। जी हाँ, आपने अगर ऑप्शन 4 सोचा है तो वो बिल्कुल सही है। सभी मौजूदा और भावी ग्राहकों को बैंक एश्योरेंस सेल किया जा सकता है। अगर हम बैंक एश्योरेंस की बात करते हैं, बैंक एश्योरेंस इज एन arrangement in which a bank and an insurance company form a partnership so that the insurance company can sell its product to the bank's client base। अगर हम बात करते हैं बैंक एश्योरेंस की, तो बैंक एश्योरेंस एक अरेंजमेंट है जिसके तहत बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी आपस में पार्टनरशिप करती हैं, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स के थ्रू बैंक के कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, बैंक के क्लाइंट्स को अपने सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट आसानी से बेच सकते हैं। एंड बैंक एश्योरेंस कैन बी सोल्ड टू ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव बैंक कस्टमर। जी हाँ, बैंक एश्योरेंस पुराने ग्राहकों को, भावी ग्राहकों को बेचा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न सही लग रहे होंगे और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अ स्टॉक ब्रोकर मींस अ मेंबर ऑफ। जी हाँ, एक शेयर दलाल होने का अर्थ है कि वह देश का एक सदस्य है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है, शेयर दलाल होता है, वह किससे संबंधित है या वह किस संस्था का सदस्य होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज सेबी, सेकंड वन इज एनी स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि किसी भी शेयर बाजार का वो मेंबर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एक मान्यता प्राप्त, एक रजिस्टर्ड शेयर बाजार। चौथा ऑप्शन आपके सामने है वह आरबीआई का मेंबर हो सकता है। और फिफ्थ ऑप्शन इज इरेडा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, अ स्टॉक ब्रोकर मींस अ मेंबर ऑफ, एक शेयर दलाल इनमें से किस संस्था का एक मेंबर होता है, एक सदस्य होता है। जी हाँ, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, सही विकल्प की बात करते हैं, वह है 3, यानी कि एक मान्यता प्राप्त, यानी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर जो होता है वह एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे होंगे, अ स्टॉक ब्रोकर
ऑल्सो कॉल्ड अ रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसे रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी कहते हैं, और सिंपली कॉल्ड अ ब्रोकर, इसे साधारण भाषा में ब्रोकर यानी दलाल भी कहा जाता है। इज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल, यह एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है या एक प्रोफेशनल का तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता है, हु एग्जीक्यूट बाय एंड सेल ऑर्डर्स फॉर स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज थ्रू अ स्टॉक मार्केट, जो कि जो आपके स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, अदर सिक्योरिटीज होती है, उन्हें स्टॉक मार्केट के जरिए खरीदता बेचता है, इस पर्सन को हम क्या कहते हैं, स्टॉक ब्रोकर। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यह आंसर क्यों सही है और यह ऑप्शन क्यों सही है, और एक स्टॉक ब्रोकर इनमें से किस संस्था का एक मेंबर होता है, एक सदस्य होता है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से क्या है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ IFSC कोड मींस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज, यानी कि IFSC कोड का जो पांचवा कैरेक्टर होता है, पांचवा जो अक्षर होता है, वह क्या होता है। ऑप्शंस पे नजर दौड़ाते हैं और ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज 2, फोर्थ वन इज 3 एंड फिफ्थ वन इज 4। शायद आप इस प्रश्न को अगर आप अभी तक सही तरीके से ना समझे हैं तो एक बार प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। जो पांचवा कैरेक्टर होता है, फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ IFSC कोड इज, IFSC कोड का जो पांचवा कैरेक्टर होता है वह किससे संबंधित है, वह कौन होता है। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इस प्रश्न का सही आंसर यानी सही विकल्प क्या है। यानी फर्स्ट वन इज 0, यानी कि जो पांचवा कैरेक्टर होता है IFSC कोड का वह 0 होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि आखिर यही ऑप्शन सही क्यों है, तो जी हाँ, एक सैंपल हम आपको यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, सैंपल ऑफ IFSC कोड। जिस तरह हमने यहां पर एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सैंपल लिया हुआ है, SBIN 0000800। जी हाँ, यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो बैंक का कोड है वो SBIN है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सेकेंड वन हम देख पा रहे हैं 0, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, इसे हमने फ्यूचर भविष्य के यूज के लिए रिजर्व करके रखते हैं। इसी क्वेश्चन की बात की जा रही थी कि आखिर जो पांचवा कैरेक्टर होता है वह क्या होता है, तो वह 0 होता है। इसके बाद जो आप 6 कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं जो कि ब्लू कलर से यहां पर हाईलाइटेड है, वह ब्रांच कोड से जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ, IFSC इज एन 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, यह 11 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है विद द फर्स्ट 4 डिजिट आइडेंटिफाइंग द बैंक, यानी जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। पांचवा डिजिट जो होता है वो न्यूमेरिक होता है, यानी कि नंबर होता है, और वो 0 होता है। जी हाँ, और आखिरी के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं वो बैंक की ब्रांच से जुड़े हुए होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न और इसका जो सही आंसर 0 जो था, जो कि हम उसको सेंटर कोड भी कहते हैं, वह क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज 3 सब्सिडरीज, which one is not a fully owned subsidiary of RBI। यानी कि इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 3 सहायक हैं, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व सहायक नहीं है। जी हां, पूर्ण स्वामित्व सहायक नहीं है। और आपके विकल्प, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सेकेंड वन इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। और थर्ड ऑप्शन आपके सामने है BRBA MPL, एंड फिफ्थ वन इज नाबार्ड, एंड जो फोर्थ वन है वो नाबार्ड है। और पांचवा ऑप्शन आपके सामने है वो है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी नहीं है। तो शायद आप व्यूवर्स में से काफी लोगों का इसका सही आंसर मालूम भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो आपके मन में इस प्रश्न का सही आंसर आ रहा है, क्या वही आंसर इस प्रश्न का है। जी हाँ, यहां पर बात की जा रही है नाबार्ड की, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, नाबार्ड RBI की पूर्ण स्वामित्व यानी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज नाबार्ड इज एन अपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, हेडक्वार्टर इन मुंबई, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। इस तरह का प्रश्न भी प्रीवियस एग्जाम से पूछा जा चुका है। द बैंक हैज बीन इंटरेस्टेड विद द मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसीज, प्लानिंग एंड operations in the field of credit of agriculture and other economic activities in the rural areas in India। यानी यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की प्लानिंग यानी कि योजना, पॉलिसी मतलब नीतियां, और ऑपरेशन मतलब क्रियान्वयन से संबंधित है, जो कि रूरल एरियाज के लिए साख की व्यवस्था करने से संबंधित है।
और अगर हम नाबार्ड की बात करें, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नाबार्ड, तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एंड इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, इसकी जो फाउंडेशन हुई है वह 12 जुलाई 1982 को हुई है। और इसके जो चेयरमैन है, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, वो हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नाबार्ड। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर नाबार्ड आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व यानी कि फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी क्यों नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग theories. And next important question is, which committee had recommended to reduce the value of SLR and CRR? जी हाँ, किस समिति की सिफारिशों पर SLR और CRR की दर को कम किया गया था? अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स आपने दिए हैं और प्रीवियस बैंकिंग के एग्जाम आप दे पाए हैं, तो उसमें आपने इस तरह के प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया हो कि विच इंपॉर्टेंट यानी विच कमिटी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। आप इस तरह के प्रश्न आसानी से देखते होंगे कि यह कमिटी किससे जुड़ी हुई है, दिस कमिटी इज बिलोंग टू विच सेक्टर। इस तरह के प्रश्न आपने एग्जाम में देखे होंगे। यह प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार है, जिसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज नरसिम्हन कमिटी, सेकेंड वन इज चक्रवर्ती कमिटी, थर्ड वन इज रंगराजन कमिटी, फोर्थ वन इज राघव कमिटी एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। किस कमेटी की सिफारिशों पर एसएलआर और सीआरआर की दरों को कम किया गया था? जी हां, तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए और आपके मन में जो प्रश्न का जो सही आंसर निकल के आ रहा है, क्या वह उससे मिलान करता है, यानी क्या वह उससे मैच करता है। तो चलिए प्रश्न के आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही आंसर जो है वो है नरसिम्हन कमेटी। जी हां, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर एसएलआर और सीआरआर की दरों को कम किया गया था। और अगर इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं, आखिर नरसिम्हन कौन है और यह कमेटी किससे जुड़ी हुई थी, तो यहां पर आप नरसिम्हन सर की सेल्फी भी देख पा रहे होंगे। तो अगर नरसिम्हन कमेटी की अगर हम बात करते हैं, तो नरसिम्हन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। यह आरबीआई के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, इनका पूरा नाम एम नरसिम्हन, इन अगस्त 1991। इस कमेटी को जो फॉर्म किया गया था वो अगस्त 1991 को किया गया था, टू लुक इनटू द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, जो कि भारत के वित्तीय जो प्रणाली है उसके रिफॉर्म्स के लिए इस कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था, उसमें सुधार के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। जो कि उनके सुधारों में से एक सुधार हमने ये देखा कि उन्होंने एसएलआर और सीआरआर को रिड्यूस करने का फैसला किया या रिड्यूस करने की सिफारिशें दी। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह प्रश्न किस प्रकार से सही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके सामने है। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला were established during which 5-year plan? जी हाँ, हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? जी हाँ, आपने इस तरह के जो प्लांट्स के नाम है काफी फेमस है। अगर हम दुर्गापुर प्लांट की बात करें, अगर हम भिलाई प्लांट की बात करें, अगर हम राउरकेला प्लांट की बात करें, तो ये काफी फेमस है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये किस 5-year प्लान के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए थे, इनकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड वन इज सेकंड 5-year प्लान, थर्ड वन इज थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ वन इज फोर्थ 5-year प्लान एंड फिफ्थ वन इज फिफ्थ 5-year प्लान। जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, शायद उनके दिमाग में ये आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वह प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित थी। और अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो वह इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी। तो जी हाँ, तो काफी व्यूअर्स के दिमाग में अभी ये आ चुका होगा कि शायद इसका जो आंसर है, जिसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी कि सेकेंड 5-year प्लान के दौरान ही भिलाई प्लांट, दुर्गापुर प्लांट और राउरकेला प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम इसकी और डिटेलिंग की बात करते हैं तो यहां पर हम उसकी डिटेल को भी देख पाते हैं कि द सेकेंड 5-year प्लान इज बेस्ड ऑन कॉल्ड महालनोबिस मॉडल। यानी अगर हम यहां पर बात करते हैं, द सेकेंड 5-year प्लान इज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल, यानी वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था यह सेकेंड 5-year प्लान। एंड दिस वाज द यूएसएसआर मॉडल इंडियनाइज्ड बाय द पीसी महालनोबिस। यह पीसी महालनोबिस के द्वारा भारत में अपनाया गया था। अगर हम पीसी महालनोबिस की बात करते हैं तो ही इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। वह भारत में इंडियन स्टैटिस्टिकल यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे, उसके फाउंडर भी थे। तो जी हाँ, यहां पर हमने यह देखा कि यह प्रश्न क्यों सही है और सेकेंड 5-year प्लान किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है और यह प्लान किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, किस मॉडल पर आधारित था। क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सेकेंड 5-year प्लान बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। तो तब आपको इस तरह के प्रश्न को भी आंसर्स के लिए आपको याद रखना है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित यह
प्लान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज in which year the central office of the Reserve Bank of India was permanently moved to Mumbai from Calcutta। यानी कि हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह स्थायी रूप से परमानेंट तौर पर कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। शायद यह काफी इजी, हम ये कह सकते हैं काफी आसान क्वेश्चन है, जो व्यूअर्स बहुत ही समय से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें इस प्रश्न का सही जो क्वेश्चन का जो आंसर है वह मालूम होगा। चलिए विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो विकल्प आपके सामने, फर्स्ट वन इज 1940, सेकंड वन इज 1945, थर्ड वन इज 1948, फोर्थ वन इज 1936 एंड फिफ्थ वन इज 1937। यानी कि इनमें से किस वर्ष आरबीआई का जो मुख्यालय है वह स्थायी रूप से कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया गया था। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा समय ना लगाते हुए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और मेरे अंदाज से आप सभी व्यूअर्स बिल्कुल सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो 1937 है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है कि आखिर 1937 ही इसका सही आंसर क्यों है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established on April 1st, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934। जी हाँ, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वाज इनिशियली established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937। शुरुआती समय में इसका जो कार्यालय था, इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वह कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में इसके मुख्यालय को स्थायी तौर पर मुंबई स्थानांतरित कर दिया। तो आज अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो वह इस समय मुंबई में स्थित है। इसी तरह ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किन बैंकों के जो हेड ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो मुंबई में स्थित हैं। तो आपको शायद याद होगा हमने प्रीवियस सेशन पर इस पॉइंट पर बात की थी कि किन किन बैंकों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में स्टैब्लिश्ड हैं। तो जिन बैंकों के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है उन सभी बैंकों के जो हेड ऑफिस हैं वो मुंबई में स्थित है। इसको हम कुछ इस तरह की ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्टैब्लिश है, वेयर वाज द गेटवे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश, वेयर वाज द गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया से आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक के लास्ट में भी लगता है ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मुंबई हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी मुंबई हो जाएगा। सेबी की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया बैंक का हेड ऑफिस भी मुंबई हो जाएगा। तो आप इजिली समझ गए होंगे कि ये ट्रिक जो आपके लिए काफी काम की है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। So now let's move for the next important question, and next important question is at the time of the nationalization who was the governor of RBI। बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा सा प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओए स्मिथ, सेकंड वन इज जेबी टेलर, थर्ड वन इज सीडी देशमुख, फोर्थ वन इज केसी नियोगी एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? और आप सभी व्यूअर्स को शायद ये मालूम होगा कि 1 जैन 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन पूरा हुआ था या आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। तो उस समय जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जैन 1949 में, तो उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? प्रश्न कुछ इस प्रकार है। शायद आप व्यूअर्स में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, तो मैं आपके डाउट अभी दूर किए देता हूं और बिल्कुल ज्यादा समय ना लेते हुए बताता हूं कि इसका सही अर्थ क्या है, यानी इसका सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प है सी, यानी कि सी डी देशमुख। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर हम सी डी देशमुख की बात करते हैं, आखिर वही इसका सही आंसर क्यों है, आखिर इस प्रश्न का सही आंसर सी डी देशमुख क्यों है, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सीडी देशमुख की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो पूरा नाम था सर चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख, जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए थे, एंड द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो व्यूअर्स, इस तरह का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर अपॉइंटेड इन दी ब्रिटिश राज, यानी कि भारत के पहले, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहां पर हम साफ साफ इस एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन
who appointed as the governor of Reserve Bank of India in 1943 by the British Raj authorities। तो उन्हें 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपनी सर्विस 1949 तक दी। तो जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि 1949 में ही आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो सही जो आंसर था वो था सीडी देशमुख, यानी कि चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। Now let's move for the next important question, and next important question is the issue of new securities to existing shareholders in the ratio of their existing holding of shares is called। मतलब मौजूदा शेयर धारकों को शेयर की उनकी मौजूदा धारिता के अनुपात में नई प्रतिभूतियां जारी करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंशियल इश्यूज यानी कि अधिमान निर्गम, सेकंड वन इज राइट इश्यूज यानी कि अधिकार निर्गम, थर्ड वन इज बोनस इश्यूज यानी कि बोनस निर्गम, फोर्थ वन इज इनिशियल इश्यूज यानी कि प्रारंभिक निर्गम, एंड फिफ्थ वन इज फर्दर इश्यूज मतलब कि प्रोत्साहन निर्गम। जी हां, अगर किसी भी मौजूदा शेयर धारक को उनके शेयरों की जो मौजूदा धारिता है उसके अनुपात में कोई नई सिक्योरिटी जारी की जाती है तो उसे कहा जाता है राइट इश्यूज। जी हां, अधिकार निर्गम उनका जो सही आंसर है उसे राइट इश्यूज कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे और बहुत सारे व्यूअर्स को इसका आंसर मालूम भी होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करते हो, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के जो प्रश्न हम सामने देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, यानी एक बंद अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है जिसमें, यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। यहां पर पूछा जा रहा है कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है ओपन इकोनॉमी से ऑपोजिट, यानी अगर हम बात करें इसके जो ऑपोजिशन में होता है, इसका जो ऑपोजिट होता है उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो व्हाट इज नोन अबाउट द क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी किसे कहा जाता है, क्लोज अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपके सामने है। मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित होती है। या सेकंड ऑप्शन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, जिसमें घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। तीसरा ऑप्शन ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, यानी केवल निर्यात होता है। चौथा ऑप्शन नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, यानी कि ना ही निर्यात और ना ही आयात होता है। और फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। आखिर इनमें से किसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाएगा? तो जी हां, ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए फिर से इसका जो आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है 4, यानी नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट्स टेक्स प्लेस। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना ही निर्यात और ना ही आयात होता है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर हम इसके ऑपोजिट में चले जाएं, जस्ट ऑपोजिट की बात करें, तो ओपन इकोनॉमी क्या होगी, जो कि इसका जो ऑपोजिट होगा, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है, आयात और निर्यात होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन इकोनॉमी। और जहां यह सब नहीं पाया जाता उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? बंद इकोनॉमी, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज which of the following bank is authorized to act as an agent or Reserve Bank of India at all places where there is no branches of banking department of Reserve Bank of India। यानी कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उन सभी स्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत है जहां भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग की कोई शाखा नहीं है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी कार्य करता है, एज अ एजेंट कार्य करता है, जहां पर उनकी कोई भी ब्रांच या शाखा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज लीड बैंक, यानी कि अग्रणी बैंक। सेकंड वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। थर्ड वन इज एनी शेड्यूल्ड बैंक, कोई भी अनुसूचित बैंक। फोर्थ ऑप्शन इज प्रेसिडेंसी बैंक, यानी कि प्रेसिडेंसी बैंक। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स को इसका मालूम होगा, इसका प्रश्न का जो सही जो विकल्प है, सही जो आंसर है, सही जो उत्तर है वह मालूम होगा। और अगर आप हम बात करें, एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक, अगर व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक इसका सही आंसर होना चाहिए, तो जी हां, भारतीय स्टेट बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि अगर हम बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक किस तरह बना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर भारतीय स्टेट बैंक एज अ एजेंट वर्क करता है, बिकॉज इंपीरियल बैंक जो कि ओल्ड नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, तो इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके 1955 में स्टेट बैंक में परिवर्तित किया गया था। और आज भी भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम ब्रांचेस हैं वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। तो यही एक कारण हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एज अ एजेंट वर्क करता है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांचेस नहीं है। तो जी हां, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक एजेंट के तौर पर भी काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से उपस्थित है और वो है
was no frills accounts were converted into BSBDA. BSBDA मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जी हाँ, हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार है, नो फ्रिल खातों को BSBDA खातों में कब परिवर्तित किया गया था? When was no frill account were converted into BSBDA? First option is August 2010, second option is August 2011, third option is July 2012, fourth option is August 2012 and fifth option is none of these। यानी BSBDA अकाउंट में कब कन्वर्जन हुआ था नो फ्रिल्स अकाउंट का? जो हमें BSBDA हम बात करते हैं, BSBDA वर्ड आपने काफी सुना भी होगा और कई बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ BSBDA, यानी BSBDA का पूर्ण रूप क्या है, BSBDA का पूर्ण अर्थ क्या है, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि पहले 2005 में नो फ्रिल्स अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिन्हें 2012 या हम बात कहें अगस्त 2012 में इनको कन्वर्ट कर दिया गया BSBDA में, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, आपने देखा इसका सही आंसर जो है वो 4 यानी अगस्त 2012 है। नाउ लेट्स मूव फॉर द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI इज फ्रॉम, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है, यानी कब से कब तक भारतीय रिजर्व बैंक अपना वित्तीय वर्ष मनाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 जुलाई टू 30 जून, सेकंड वन इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, थर्ड ऑप्शन इज 1 जुलाई टू 30 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन इज 1 मार्च टू 30 अप्रैल एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वह कब से कब तक मनाया जाता है, या यूं कहें कब से कब तक का मालूम पड़ता है। तो जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, राइट आंसर इज 1 जुलाई टू 30 जून। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक उसका यह फाइनेंशियल ईयर रिजर्व बैंक अपने लिए बना के रखता है। तो व्यूअर्स, आज हमने जो इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड पे जो सेशन पे डिस्कशन किया है वो पूरी तरह से बैंकिंग बेस्ड था, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। तो आज हमने केवल बैंकिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उम्मीद है कि आज हमने जो क्वेश्चंस यानी प्रश्न को डिस्कस किया है वह आपको काफी पसंद आए होंगे और इस तरह के प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के इन प्रश्नों के साथ ही हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले समय, इसी समय। हम आपको अगर हम बता दें, आपको अगर समय की जानकारी ना हो तो आप हमारी वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, उस पर आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो अगली बार मिलते हैं Day 4 सेशन के साथ, इंप्रूव एग्जाम स्पीड के साथ। तो चलिए, आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे दरखास्त करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।